Today we are going to start with pyrimidine metabolism. Pyrimidine metabolism की synthesis में pyrimidine ring is synthesized before being attached to ribose 5-phosphate, which is generated by PRP. The source of atom in pyrimidine ring are glutamine, carbon dioxide and aspartic acid. तो ये है pyrimidine का रिंग हमने बनाना है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो एमाइड नाइट्रोजन से आएगी, जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, और ये सारा जो है ये आपका एस्पार्टिक एसिड होगा। अब ये synthesis of carbamyl phosphate. The regulated step of this pathway in mammalian cell is the synthesis of carbamyl phosphate from glutamine and carbon dioxide, which is catalyzed by carbamyl phosphate synthetase CPS2. आपको पता है कि ये जो हम कार्बोमाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस कर रहे हैं, ये ये इसका pyrimidine का पहला स्टेप है, और इसमें हमें कार्बोमाइल फॉस्फेट का हमें सिंथेसिस करनी है, जो कि ग्लूटामिन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। आपको पता है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय CPS1 इन यूरिया साइकिल, जो कि यूरिया का प्रिकर्सर होता है। अब अगर यूरिया साइकिल में ऑर्निथीन डाइकार्बो ट्रांस कार्बोमाइलेज की डिफेक्ट हो जाए कोई, तो वो pyrimidine की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये देखें, जैसे मैंने बताया, हमारा फर्स्ट स्टेप कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाना है। ये 280 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूटामिन, तो ये हमारा बन जाएगा। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मूला है। ये अमोनिया या ग्लूटामिन से कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गई, और ये फॉस्फेट ATP से आया, जो 2ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ग्लूटामेट अलग हो गए, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 से हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। मेमेलियन सेल में क्या होता है कि ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 है इज इनहिबिटेड बाय UTP और एक्टिवेट होता है बाय PRPP। एक्टिवेट PRPP से होता है और इनहिबिटेड होता है बाय UTP से, UTP या यूरोडाइल डाइफॉस्फेट से। अब ये देखिए, हम डिफरेंस देखते हैं CPS1 और CPS2 में। सेलुलर लोकेशन क्या है? CPS1 की माइटोकॉन्ड्रिया, CPS2 की साइटोसोल है। पाथवे क्या है? ये यूरिया साइकिल है में होता है, और ये pyrimidine की सिंथेसिस में यूज होता है। ये हाँ, इसकी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन CPS1 की अमोनिया, इसकी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गैमा एमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन है। इसी तरह रेगुलेटर इसमें N-एसिटाइल ग्लूटामेट है, इसमें एक्टिवेटर PRPP है, और इनहिबिटर UTP है। तो ये जो इनका डिफरेंस है CPS1 और CPS2 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या आपके फिर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हमें दूसरा है सिंथेसिस ऑफ ओरोटिक एसिड। ये सेकंड स्टेप इन pyrimidine सिंथेसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल एस्पार्टेट। पहले हमने कार्बोमाइल एस्पार्टेट बनाना है, जो कि एंजाइम से कैटेलाइज, कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करेगा? वो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज इसको catalyze करेगा। तो the pyrimidine ring is then closed hydrolytically by dihydroorotase, तो क्या है, हमने कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में pyrimidine की सिंथेसिस में हमने कार्बोमाइल एस्पार्टेट बनाना है, जो कि कैटेलाइज होगा एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज से, और जो pyrimidine रिंग है फिर वो क्लोज हो जाएगा बाय हाइड्रोलिटिकली बाय डाइहाइड्रो और ओरोस्टेज से। इसको इधर देखें, ये देखिए कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था, तो अब हमने इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट से हमने कार्बोमाइल एस्पार्टेट बनाना है। तो क्या होगा, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है? एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। और यहाँ देखिए, ये पूरा कार्बोमाइल फॉस्फेट का ग्रुप आ गया, और ये जितना है, अगर आपको एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा तो ये सारा एस्पार्टिक एसिड लग गया है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकल गई है, और बाकी
ये कार्बोमाइल एस्पार्टेट बन गया। तो ठीक हो गया ना, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट से हमने NH2CO लिया है और ये इसका ये फॉस्फेट ग्रुप निकल गया है और एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे सारा लग गया और ये एक किस्म का कार्बोमाइल एस्पार्टेट बन गया। इसमें pyrimidine का अब हमने अभी रिंग क्लोज है, अब हमने इसे क्लोज करना है। अभी ये अनक्लोज है, अभी हमने इसको क्लोज करना है। तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? डाईहाइड्रोऑरोटेज। डाईहाइड्रोऑरोटेज की हाइड्रेशन होगी या हाइड्रोलिटिकली ये हाइड्रोलाइज होगा ये वाला रिंग और क्या बनेगा? डाईहाइड्रोऑरोटेट। डाईहाइड्रोऑरोटेट हमारे पास बन गया। ये देखिए ये pyrimidine का रिंग क्लोज हो गया। पूछा बोलो। अच्छा, pyrimidine का हाइड्रोलिटिकली ये क्लोज हो गया और ये डाईहाइड्रोऑरोटेट बन गया। डाईहाइड्रोऑरोटेट। और क्या होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में? एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज इज इनहिबिटेड बाय CTP। ये जो एंजाइम है ये CTP से इनहिबिट हो जाता है और ये उसका रेगुलेटरी स्टेप है। ठीक हो गया। देख रहे हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट से अब हमने कार्बोमाइल एस्पार्टेट बनाया है बाय द एंजाइम एस्पार्टेट कार्बोमाइलेज और इसकी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो गया और pyrimidine रिंग क्लोज हो गया। और ये हाइड्रोलिटिक क्लीवेज किस एंजाइम से हुई है? डाईहाइड्रोऑरोटेज से। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज इनहिबिट हो जाता है, ये वाला ट्रांस कार्बोमाइल एस्पार्टेट बाय CTP से और इज द रेगुलेटरी स्टेप है। अब देखिए द रिजल्टिंग डाईहाइड्रोऑरोटेट इज ऑक्सीडाइज। ये जो है ये वाला जो हमने पीछे बनाया है डाईहाइड्रोऑरोटेट जो है वो इज ऑक्सीडाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस ऑरोटेट या ऑरोटिक एसिड। ये ऑरोटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कैसे? बाय डाईहाइड्रोऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम इस पर एक्ट करेगा इसकी ऑक्सीडेशन के लिए? डाईहाइड्रोऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज। ये डीहाइड्रोजिनेज ये वाला जो एंजाइम है डाईहाइड्रोऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज ये एक FMN फ्लेवो प्रोटीन है और जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये वाला एंजाइम जो है क्या है? फ्लेवो प्रोटीन कंटेनिंग एंजाइम है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ऑल अदर एंजाइम इन pyrimidine सिंथेसिस आर बाकी जितने भी एंजाइम है इसके सिंथेसिस में वो साइटोसोलिक होते हैं। अब हमने द फर्स्ट 3 enzymatic activities in this pathway जो CPS2 था, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज था, डाईहाइड्रोऑरोटेज था, डाईहाइड्रोऑरोटेज एंजाइम है। ये तीनों एंजाइमिक एक्टिविटी आर एक्चुअली 3 different catalytic domain of a single polypeptide chain है। एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की 3 different कैटालिटिक डोमेन है नोन एज CAD और इनको CAD इन तीनों को CAD कहते हैं इनके फर्स्ट लेटर को लेके CAD। तो इनके फर्स्ट लेटर को लेकर हम इसको CAD कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं इस पाथवे की वो एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की 3 डिफरेंट कैटालिटिक डोमेन है और इनको हम इन तीनों को मिला के CAD कहते हैं। इनके फर्स्ट लेटर को ले देते हैं CAD। This is an example of multifunctional multi-catalytic peptide। ये एक multi-functional या multi-catalytic peptide का एक एग्जाम्पल है जो कि important compound की synthesis को in a order way करती है, facilitate करती है important compound की synthesis को facilitate करती है order synthesis एक order में करती है facilitate the order synthesis of important compound facilitate the ordered synthesis of an important compound। अब हम देखेंगे pyrimidine न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। अब हमने इसके न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस करते हैं। इन सेकंड स्टेज ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस द कंप्लीट pyrimidine रिंग इज जो हमारा कंप्लीट pyrimidine रिंग बना था ना ऑरोटेट जो था ये कंप्लीट pyrimidine रिंग था ये कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्टेड टू न्यूक्लियोटाइड ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड अब हमने बनाना है ना तो OMP यानी ऑरोटिडीन
ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। PRP अगेन द राइबोस फॉस्फेट, तो यहाँ PRP इसका राइबोस फॉस्फेट डोनर होगा। ये देखिए ये ऑरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, इसको यहाँ पर 5' एंड के साथ ये यहाँ पर ये पूरा ऑरोटेट लग जाएगा और ये राइबोस 5' के, ये 5' है इसका 5', इसीलिए इसको कहते हैं कि ऑरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल प्रोड्यूस OMP एंड रिलीज पायरोफॉस्फेट, और ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट OMP, ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। ये देखिए 5' एंड के साथ ये मोनोफॉस्फेट ग्रुप लग गया, ये राइबोज है और ये ऑरोटेट है, ऑरोटिक एसिड है और ये यहाँ इसके साथ मिल गया, तो ये हमारा मोनोफॉस्फेट बन गया, यानी न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है रिमूव कर दी जाए बाय OMP डीकार्बोक्सिलेज से, एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज से, तो हमारे पास यूरेटेन 5' मोनोफॉस्फेट बन जाता है। देखिए बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव किया तो ये ऑरोटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट बन गया है बाय एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को डीकार्बोक्सिलेज किया। तो ये सारा यू सीक्वेंस चल रहा है, ऑरोटेट से ऑरोटिडीन OMP बना है, OMP से UMP बना है, और ये इनके एंजाइम है जिन्होंने किया, ये ऑरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज ने राइबोस न्यूक्लियस को इसके साथ अटैच किया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया तो UMP बन गया। अब OMP, the parent nucleotide is converted into uridine UMP by ऑरोटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज which remove the acidic carboxylic group, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया है। अब आप देखें कि ऑरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंड ऑरोटिडाइलेट decarboxylase are also catalytic domain of single polypeptide chain called UMP synthase। ये जो दोनों एंजाइम है ये एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड की कैटालिटिक डोमेन्स है। ये कौन से एंजाइम की, UMP सिंथेज की। UMP सिंथेज के ये दोनों जो एंजाइम है ये कैटालिटिक डोमेन है, कैटालिटिक डोमेन है। कौन कौन सा एंजाइम, ऑरोटेट फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज जो राइबोजाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और ऑरोटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज जो कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ये एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड के दो डोमेन है। और कौन से कौन सा एंजाइम है, UMP सिंथेज। UMP इज सीक्वेंशियली फॉस्फोरिलेटेड टू UDP। अब जो UMP हमारे पास बना है पीछे जो ये UMP हमारे पास बना है, ये सीक्वेंशियली इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये UDP बन जाता है और फिर UTP बन जाता है। UTP जो है वो सबस्ट्रेट है फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का सबस्ट्रेट है विच इसी की वजह से UDP की वजह से जनरेट करता है डीऑक्सी UDP, और इसकी वजह से ये UDP क्या है, सबस्ट्रेट है फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का, और फिर उसकी वजह से जनरेट होता है डीऑक्सी UDP। तो UTP इज फॉस्फोरिलेटेड टू DUTP, फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो UTP which is rapidly hydrolyzed to DUMP, उसकी फिर हाइड्रोलिसिस होती है और UTP डाइफॉस्फेटेज के साथ, किसके साथ, UTP डाइफॉस्फेटेज के साथ UTP which is rapidly hydrolyzed, UTP हाइड्रोलाइज हो जाता है to UMP DUMP डीऑक्सी UMP के साथ बाय UTP डाइफॉस्फेटेज से। बोल रही हूँ आप बोले, अब आ रही है, देखिए उधर जाके। ऑरोटिक एसिडूरिया, ऑरोटेट फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज एंड OMP डीकार्बोक्सिलेज आर सेपरेट डोमेन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ये मैंने आपको पीछे बताया, दोनों एंजाइम एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के सेपरेट डोमेन है जिसको के UMP सिंथेज कहते हैं। UMP सिंथेज के सेपरेट डोमेन है। लो एक्टिविटीज ऑफ ऑरोटिडीन फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेट, ये जो इसका अगर लो
एक्टिविटी होगी या इन दोनों में से एक की लो एक्टिविटी होगी तो क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एंड द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओरोटेट और लार्ज अमाउंट ऑफ ओरोटेट यूरिन में आ जाते हैं। दोनों में से अगर किसी की भी कमी होगी तो ये सारे सिम्टम हो जाते हैं। पुअर ग्रोथ होती है, मेगालोब्लास्ट एनीमिया होता है, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओरोटेट इन द यूरिन। अब यूरिन देते हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट हो जाती है एनीमिया की और डिक्रीज और ओरोटेट कम डिक्रीज होता है। अब आपने बनानी है सीटीपी। इसकी सीटीपी कैसे बनानी है? सीटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ यूटीपी बाय सीटीपी सिंथेस। सीटीपी की सिंथेस से यूटीपी से सीटीपी बन जाती है और ग्लूटामीन प्रोवाइडिंग द नाइट्रोजन। ग्लूटामीन हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वो नाइट्रोजन ग्लूटामीन से मिलती है। डीऑक्सीथाइमेटीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमेटीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस कैसे होती है? DUMP is converted into DTMP by thiamidylate synthase, which uses N5 and N10 methylene tetrahydrofolate as the course of methyl group. This is an unusual reaction in that tetrahydrofolate contribute not only the carbon unit but also two hydrogen atoms from pteridine ring, resulting in the oxidation of tetrahydrofolate to dihydrofolate. तो अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर है, अब तो बिल्कुल मुंह के साथ लगा हुआ है। अब हमने DUMP से DTMP बनाना है। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? थायमाइडाइलेट सिंथेज। थायमाइडाइलेट सिंथेज इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। जो ये टेट्राफोलेट ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ग्रुप को ऐड करती है। इसके अलावा ये दो हाइड्रोजन एटम को भी ऐड करती है। ये देखिए पीछे आपको मैंने बताया था कि दिस इज एन रिएक्शन इन दैट टेट्राहाइड्रोफोलेट कंट्रीब्यूट नॉट ओनली वन कार्बन यूनिट बट आल्सो टू हाइड्रोजन एटम फॉर द टेरिडीन रिंग, रिजल्टिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट टू डाइहाइड्रोफोलेट। तो ये सिर्फ टेट्राहाइड्रोफोलेट हमें मिथाइल ग्रुप देती है, बल्कि ये इसके और वन कार्बन यूनिट प्रोवाइड करती है, बल्कि टू हाइड्रोजन एटम भी देती है, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ऑक्सीडाइज होकर मैम को कॉल लाउडली बोले डाइहाइड्रोफोलेट बन जाता है। डाइहाइड्रोफोलेट इनमें मसला ऑक्सीडाइज होकर डाइहाइड्रोफोलेट बन जाता है। और ये देखिए तो क्या हुआ, DUMP से हमें DTMP बनाना है और एंजाइम कौन सा है? थायमाइडाइलेट सिंथेज। अब ये एंजाइम और क्या यूज करता है? दे यूज टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट ना सिर्फ मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, बल्कि और मिथाइल ग्रुप और वन कार्बन यूनिट डोनेट करता है, बट आल्सो टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम टेरिडीन रिंग टू ऑक्सीडाइज टू टेट्राहाइड्रोफोलेट टू डाइहाइड्रोफोलेट को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए इनहिबिटर or thymidylate synthase include thymine analogue such as 5-fluorouracil, which serve as a successful anti-tumor agent. और is metabolic converted to 5-FD। ये इसका इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ थायमाइडाइलेट सिंथेज का, जो कि एनालॉग है थायमीन का। 5-fluorouracil जो कि एंटी ट्यूमर एजेंट है, सक्सेसफुल एंटी ट्यूमर एजेंट है। ये जो 5-fluorouracil है वो मेटाबॉलिक कन्वर्ट हो जाता है टू 5-deoxy-UMP में, which become permanently bound to the negative thymidine। ये इसमें मेटाबॉलिकली कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन FDUMP में, जो परमानेंटली बाउंड हो जाता है इनएक्टिवेटेड थायमाइडाइलेट सिंथेज से। आपको पता है इस तरह अगर कोई मेटाबॉलिकली कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी उसमें परमानेंटली बाउंड हो जाता है inactivated thymidylate synthase से। For this reason, the drug is called suicide inhibitor. DHF, dihydrofolate, can be reduced to tetrahydrofolate by hydrofolate, an enzyme that is inhibited by drug as methotrexate. अब आप पीछे देखें, ये जो है 5-fluorouracil
ये जो है ये इनहिबिटर है जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन वो एक सुसाइडल इनहिबिटर का काम करती है। और ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है रिडक्टेज है, ये जो है डाईहाइड्रोफोलेट, ये इसकी जब रिडक्शन होती है तो मिथोट्रियोक्स है वो इसको रिड्यूस होता है। जब ये रिड्यूस होता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट पे बाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डाईहाइड्रो, अब वो फिर रिड्यूस हो गया डाईहाइड्रोफोलेट से एन एंजाइम दैट इज इनहिबिटेड बाय ड्रग सच एज। और ये एंजाइम जब ये देखें ये जब डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट पे रिड्यूस हुआ, पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ था, ये देखिए यहाँ पर जब वो डोनेट कर रहा था अपने हाइड्रोजन एटम, लेकिन अब ये फिर रिड्यूस हुआ है क्योंकि ताकि इसकी एक्टिविटी को बरकरार रखे, इसलिए ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ने इसको फिर रिड्यूस करके टेट्राहाइड्रोफोलेट में किया। और मिथोट्रियोक्सेट यहाँ पर इनहिबिटर है जो डाईहाइड्रोफोलेट को, एक ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट कर देती है सच एज मिथोट्रिक्सेट। By decreasing the supply of dihydrofolate, these folate analog not only inhibit purine but also as methylation of DM2 to DMT relate the cellular concentration। अब आपको पता है कि अगर हम टेट्राहाइड्रोफोलेट की सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे तो ये जो फोलेट एनालॉग है ये ना ही सिर्फ इनहिबिट करेंगे प्योरीन की सिंथेसिस को, बट उसकी प्रिवेंटिंग मिथाइलेशन, उसकी DUM से DTM की मिथाइलेशन नहीं होगी। और इसका क्या मतलब होगा, जब DUMP से DTMP की नहीं बनेगा तो क्या होगा, लोअर द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट। तो ये जो एसेंशियल कंपोनेंट है DNA का ये भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोअर द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ DNA synthesis inhibited और इससे DNA की synthesis and cell growth slowed down. These drugs are used to treat cancer. इसीलिए ये इन ड्रग को कैंसर के इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइमिथोप्रिम, ये ट्राइमिथोप्रिम है, ये फोलेट का एनालॉग है, has potent antibacterial activity, उसकी antibacterial because of selective inhibition of bacteria, क्यों इसकी एक बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ये इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, डाईहाइड्रोफोलेट। और एक है SI क्लोविर, ये प्योरीन एनालॉग है, ये AZ है 3-एजिथो 3-D ऑक्सीथाइमिडीन, ये pyrimidine का एनालॉग है। ये जो ड्रग है ये यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ herpes simplex वायरस को, ये ड्रग SI क्लोविर। और ये जो है ये AZD जो है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को इन्फेक्शन को करती है ट्रीट करने के लिए। ईच इनहिबिट द, और दोनों किसको, वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। अब सैल्वेज सिंथेसिस की तरफ आएंगे। Salvage synthesis, few pyrimidine bases are salvaged in human cell. The pyrimidine nucleosides can be salvaged किससे salvage की होती है pyrimidine nucleoside की, by nucleotide kinesis से, जो कि ATP यूज करते हैं for the phosphorylation of nucleoside to nucleotide. The salvage of pyrimidine nucleoside is the basis for using uridine, और यही इसकी basis है uridine को यूज करने के लिए in the treatment of hereditary orotic aciduria में। ये इसकी बेसिस है। अब कैटाबोलिज्म ऑफ pyrimidine, pyrimidine रिंग इज ओपन एंड डिग्रेडेड टू हाईली सॉल्युबल, इसके प्रोडक्ट बनते हैं। एक बीटा एलेनिन बनता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ CMP एंड UMP एंड बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट फ्रॉम TMP डिग्रेडेशन विद द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस pyrimidine रिंग ओपन करता है और डिग्रेड करता है, और इसकी जो हाईली सॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं बीटा एलेनिन और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट, ये इसके दो प्रोडक्ट हैं जो कि इसकी डिग्रेडेशन से बनते हैं। ये बीटा एलेनिन बनता है डिग्रेडेशन ऑफ CMP एंड UMP से, और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट बनता है TMP की डिग्रेडेशन से, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सी द न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉर DNA synthesis are 2-deoxyribonucleotide
which are produced from ribonucleoside diphosphate by the enzyme ribonucleotide reductase. अब हमें न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए हमें 2-डीऑक्सी की जरूरत है। वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से। कौन सा एंजाइम इन पे एक्ट करता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट पर एक्ट करेगा तो हमें 2-डीऑक्सी मिल जाएंगे। और ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो सेल साइकिल की एस फेज होती है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है इस फेज में, तो वहां पर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ये करेगा और हाँ हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। अच्छा, अब हम कर रहे हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। मैंने आपको बताया ये एंजाइम एक्ट करेगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड इज अ इस एंजाइम के 2 नॉन आइडेंटिकल डाइमर यूनिट्स है, R1 या अल्फा एंड द स्मॉलर R2। तो ये जो एंजाइम है इसके इट कंपोज ऑफ 2 नॉन आइडेंटिकल डाइमेरिक सब यूनिट। 2 नॉन आइडेंटिकल डाइमेरिक सब यूनिट होते हैं, एक R1 जिसे अल्फा भी कहते हैं और R2 जिसे बीटा भी कहते हैं। इट इज स्पेसिफिक फॉर रिडक्शन ऑफ प्योरीन न्यूक्लियोसाइड। ये स्पेसिफिक है रिडक्शन के लिए प्योरीन न्यूक्लियोसाइड्स की, एडीपी और जीटीपी की, और पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज की, फॉस्फेटेज, साइटिडीन डाइफॉस्फेटेज एंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट की, टू देयर डीऑक्सी फॉर्म DADP। इस सब को डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ADP GDP सबको डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी न्यूक्लियोसाइड होते हैं इनको। ये स्पेसिफिक है। द इमीडिएट डोनर ऑफ द हाइड्रोजन एटम नीडेड फॉर द रिडक्शन टू डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर 2 सल्फर ड्राई ग्रुप ऑन द एंजाइम इटसेल्फ। अच्छा, अब ये इनको रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत होती है। वो कहाँ से आते हैं? वो R1 सब यूनिट पर 2 सल्फर ड्राइल ग्रुप होते हैं, वो वहां से आते हैं। विच ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देते हैं। R2 पर एक स्टेबल टायरोसाइल रेडिकल होता है, टायरोसाइल रेडिकल। वो कैटालिसिस एट R1 की जो कैटालिसिस होती है उसके लिए रिक्वायर होता है। ये देखिए, ये है उसके एक उसका रिडक्टेज का राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये R1 R2 और ये R2 इसके 2 कैटालिटिक डोमेन है। इसके साथ SH 2 सल्फर ड्राइल ग्रुप है और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइसल्फेट में। अब देखिए रीजनरेशन ऑफ, अब देखिए इन ऑर्डर फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एट R1 द डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 2 डैश डीऑक्सी कार्बन मस्ट बी रिड्यूस। अब आपको पता है कि जब ये हमने कहा कि रिएक्शन हुआ और वो जो 2 हाइड्रोजन एटम निकल गए और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया तो और उससे हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन वो कहता है कि अब इसको फिर से कंटिन्यू करना है, अब इसको फिर से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को बनाना है R1 को, तो हमें उससे क्या करेगा कि द सोर्स ऑफ द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्पस इज थायोरिडॉक्सिन। ये सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ये कहाँ से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हम हासिल करेंगे? ये थायरोरिडॉक्सिन है, एक पेप्टाइड, ये कोएंजाइम है इस राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का एक और एंजाइम है थायरोरिडॉक्सिन। ये हमें सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोवाइड करता है। आपने देखा कि हम वो ये जो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, इसको रिड्यूस करना होता है न्यूक्लियोटाइड को इन डीऑक्सी फॉर्म में, तो वो ड्यूरिंग द रिएक्शन वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं और उसकी वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहता। इसलिए सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहाँ से मिलते हैं? थायरोडॉक्सिन से। ये एक को एंजाइम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। थायरोडॉक्सिन कंटेन 2 सिस्टीन रेजिड्यू सेपरेटेड बाय 2 और ये जो थायरोडॉक्सिन है उसमें 2 सिस्टीन रेजिड्यू होते हैं, 2 सेपरेट होते हैं। एक अमाइनो एसिड्स उसकी पेप्टाइड चेन में 2 अमाइनो एसिड से सेपरेट हुए हो जाते हैं। ये जो 2 सल्फाइड्राइल ग्रुप ऑफ थायरोडॉक्सिन डोनेट देयर हाइड्रोजन एटम टू राइबोन्यूक्लियोटाइड इन द प्रोसेस फॉर्मिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये 2 सल्फाइड्राइल ग्रुप हैं जो थायरोडॉक्सिन में हैं, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने डोनेट करते हैं हाइड्रोजन एटम और फिर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है।
डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखें, ये हमारा राइबोन्यूक्लियोसाइड था और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड किससे बना? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज से। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की वो होगी तो ये थायरोक्सिन के 2 एसिड जो ग्रुप थे वो रिड्यूस, जो थायरोरिडॉक्सिन के जो 2 एसिड रिड्यूस होके उन्होंने थायरोरिडॉक्सिन एसएस बॉन्ड बना दिए थे, है ना। इसी की वजह से ये जो कोएंजाइम है इस एंजाइम का, इसी की वजह से वो रिड्यूस होके उन्होंने एसएस बॉन्ड बना दिए, अपने हाइड्रोजन एटम दे दिए इसकी रिडक्शन के लिए और फिर एसएस बॉन्ड बना दिए। अब इसको दोबारा इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, क्योंकि अगर रिड्यूस फॉर्म में नहीं करेंगे तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है जो इसको दोबारा ऑक्सीडाइज को रिड्यूस फॉर्म में कर देता है यूजिंग NADP और NADPH, ये सारे यूज करता है। ठीक हो गया। अब द ये फिर से मैं आपको जो मैंने बताया था, रीजेनरेशन रिड्यूस्ड thyroredoxin must be converted back to its reduced form in order to continue to perform its function, है ना। यही मैंने आपको बताया, the necessary reducing equivalent are provided by NADPH and reaction is catalyzed by thyroredoxin reductase a selenoprotein। ये thyroredoxin जो है वो एक सेलेनियोप्रोटीन है। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था कि ये रिड्यूस फॉर्म में ये एक्शन होता है। तो ये थायरोरिडॉक्सिन जो इसका कोएंजाइम है, ये पहले इसको रिड्यूस करके अपने हाइड्रोजन एटम देती है, इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, तो एसएस बॉन्ड बन जाता है। इसको दोबारा हमें रीजनरेट करना है तो ताकि ये रिड्यूस फॉर्म में हो। अगर रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगी तो ये सारे रिएक्शन नहीं होंगे। तो ये रिड्यूस फॉर्म के लिए इसको थायरोरिडॉक्सिन को रिड्यूस करने के लिए थायरोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम आता है जो कि यूज करता है NADPH हाइड्रोजन एज एंड रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय रिडक्टेज जो कि थायरोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एक सेलेनियोप्रोटीन है। अब रेगुलेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसकी कैसे रेगुलेशन होती है? राइबोन्यूक्लियोटाइड इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस सप्लाई फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉर डीएनए। इसकी बैलेंस सप्लाई की जरूरत होती है ताकि ये डीएनए की सिंथेसिस के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करता रहे। टू अचीव दिस द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, ये इसकी रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन एडिशन टू द कैटालिटिक साइट R1 कंटेन 2 डिस्टिंक्ट एलोसाइट। अब R1 पे कैटालिटिक साइट के अलावा भी 2 डिस्टिंक्ट एलोस्टेरिक साइट्स है इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द, जो कि इसकी रेगुलेशन को में हिस्सा लेती है, इन्वॉल्व होती है। तो क्या है इसकी इस एंजाइम की इन एडिशन कैटालिटिक साइट R1 में जो कैटालिस्ट अलावा 2 एलोस्टेरिक साइट्स होती है जो इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को एक्टिवेट करती हैं। तो एक्टिविटी साइट, द बाइंडिंग ऑफ DATP टू एलोस्टेरिक साइट नोन एज एक्टिविटी साइट, एलोस्टेरिक साइट को ऑन R1 इनहिबिट द ओवरऑल कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम। अगर डीऑक्सी ATP एलोस्टेरिक साइट पर R1 के एलोस्टेरिक साइट पर लग जाए तो इनहिबिट कर देती है ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड देयरफॉर प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एनी ऑफ द 4 न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। और इसकी वजह से उसका कोई न्यूक्लियोटाइड 4 न्यूक्लियोसाइड से की रिडक्शन नहीं होती है। दिस इफेक्टिवली प्रिवेंट डीएनए से, और इससे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। एंड एक्सप्लेन द टॉक्सिसिटी ऑफ, और ये एक्सप्लेन करती है टॉक्सिसिटी ऑफ इंक्रीज DATP सीन इन कंडीशन सच एज एडिनोसिन डीएमएनए। और ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों डीएनए की डेफिशिएंसी एज इन कंडीशन सच एज डीएमएनए डेफिशिएंसी। तो क्या इससे पता लगा कि ये एलोस्टेरिक साइट पर जब DATP अटैच हो जाता है तो क्या होता है, वो इनहिबिट करता है ओवरऑल कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम और प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एनी ऑफ द 4 न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। किसी को भी रिडक्शन नहीं कर सकता, जिसका क्या मतलब होता है, दिस इफेक्टिवली प्रिवेंट डीएनए, और फिर उसकी डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। और एक्सप्लेन द टॉक्सिसिटी ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ ATP, और इंक्रीज लेवल ऑफ एक्सप्लेन करती है द टॉक्सिसिटी ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ATP सीन इन कंडीशन सच एज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी पे। इन कंट्रास्ट अगर ATP बाउंड टू दी साइट्स एक्टिवेट, और अगर ATP बाउंड हो जाए इन साइट्स की तरह तो एक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। अब ये देखें, ये है RNA की एक्टिविटी
एक्टिविटी साइट्स है, और ये है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट, ये जिस पे ये लगा हुआ है, और रेगुलेट द रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट द रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए यहाँ भी वो H है, या R2 है, सब यूनिट है, डीऑक्सी वो पहले की तरह है। ये एक्टिव साइट पर एटीपी एक्टिवेट द एंजाइम, और डी एटीपी इनहिबिट द एंजाइम। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्टिवेट ये उसको कर देती है, और डी एटीपी जो है इनहिबिट कर देता है एंजाइम को। और ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट्स कौन सी है, ये वाली सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी साइड ये वाली है, एटीपी, डी एटीपी, डी टीटीपी और डी डीटीपी रेगुलेट द रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को रिड्यूस करती हैं। अब substrate specificity, the binding of nucleotide triphosphate to additional allosteric site known as substrate ये था, the binding of nucleotide triphosphate to additional allosteric site known as substrate specificity on R1 regulates substrate specificity, causing an increase in conversion of different species of nucleotide to deoxyribonucleotide as they require for DNA synthesis। तो कहता है कि जब वो बाइंड कर जाते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये जो एडिशनल एलोस्टेरिक साइट पर, जो नोन एज सबस्ट्रेट साइड एलोस्टेरिक साइट पर, जो कि ये एलोस्टेरिक साइट पर जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट है, ये यहाँ पर अगर जब बाइंड कर जाती हैं तो क्या होता है, This binding of nucleoside triphosphate to additional allosteric site, जो कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट पे आर रेगुलेट करती है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को, causing an increase in conversion of different species of ribonucleotide to deoxyribonucleotide, जो कि हमें डीएनए की सिंथेसिस के जरूरत होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेटेट बाइंडिंग एट स्पेसिफिक साइट causes a conformational change that allow reduction of GTP to DTA at the catalytic site when ATP is at the active site। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कि जब डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट बाइंड करता है स्पेसिफिसिटी की साइट पे, तो वो एक कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है जो अलाउ करता है रिडक्शन ऑफ GDP को DGTP से एट कैटालिटिक साइट व्हेन ATP इज एट द एक्टिव साइट। जब ATP एक्टिव साइट पर होता है तो ये वहां पे लगा होता है, तो ये उसको कन्फर्मेशनल चेंज होती है और GDP को GTP में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो जब ये ATP यहाँ है और ये सबस्ट्रेट पर ये लगे हुए हैं, तो ये एक्टिव कर रहा है ना, तो ये इन सब को उसमें कन्वर्ट कर देता है, उसके न्यूक्लियोटाइड में, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी को बढ़ाता है और ये यूज करता है। ये फिर से देख लें, दिस इफेक्टिवली तो अब है फॉर एग्जांपल डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेटेट DTT बाइंड एट स्पेसिफिक साइट्स causes a conformational change that allow reduction of GTP to DTA at the catalytic site when ATP is at the activity site। ATP अगर एक्टिविटी साइट पर होगा तो ये उसको डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनका है स्पेसिफिक साइट पर करने का वो। अब इनहिबिटर कौन सा है? द ड्रग हाइड्रोक्सीयूरिया। The drug hydroxyurea hydroxycarbamide inhibit ribonucleotide reductase। ये ribonucleotide को reductase को inhibit कर दिया, thereby inhibiting the generation of substrate for DNA synthesis। तो inhibit इसकी वजह से inhibit the generation of DNA की synthesis के लिए substrate generate नहीं होता। तो hydroxyurea is an anti-neoplastic agent and is used in the treatment of cancer such as melanoma। ये जो neoplastic एजेंट है, हाइड्रोक्सीयूरिया इज अ न्यूप्लास्टिक एजेंट। न्यूप्लास्टिक एजेंट आपको पता होगा जो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं, तो ये उसके लिए एंटी है, यानी ये कैंसर में भी तो एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है ना, तो इसकी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। तो इट इज एन एंटी Hydroxyurea is also used in the treatment of sickle fetal hemoglobin। sickle fetal hemoglobin में भी यूज होता है। However, the increase in fetal hemoglobin seen with the hydroxyurea, लेकिन अगर fetal hemoglobin हाइड्रोक्सीयूरिया दे रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है, तो वो
क्या वजह होती है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, वो उसकी जीन एक्सप्रेशन की चेंजेस की वजह से होती है, एंड नॉट टू राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिशन, और उसकी राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्शन की वजह नहीं होती है। तो इनहिबिटर हमें, तो कौन सा इनहिबिटर है? ड्रग हाइड्रोक्सी यूरिया इनहिबिट न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इनहिबिटिंग द जनरेट सबस्ट्रेट डीएनए की सिंथेसिस के लिए जनरेट होते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं। और ये जो है, ये हाइड्रोक्सी यूरिया एक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है, जो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकता है, and is used in the treatment of cancer such as melanoma. Ab hydroxyurea is also used for the treatment of sickle fetal hemoglobin. However, the increase in fetal hemoglobin seen with hydroxyurea, जो fetal hemoglobin जो हमें hydroxyurea में हम देखते हैं, because of change in gene expression, वो gene expression की changes की वजह से होते हैं, and not to ribonucleotide reductase की inhibition, और राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्शन की इनहिबिशन की वजह से नहीं होते, बल्कि चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन में होते हैं। तो ये इनहिबिटर, एक तो ये इनहिबिटर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का इनहिबिटर हो गया, और ये कैंसर में यूज होता है, और इसके अलावा ये सिकल सेल फीटल सेल में भी यूज होता, फीटल हीमोग्लोबिन में भी यूज होता है, और अगर इसकी वजह से इंक्रीज हो जाए तो जीन एक्सप्रेशन की वजह से होती है, और नॉट टू राइबोन्यूक्लियोटाइड इनहिबिशन की वजह से। तो ये हमारा सब हो गया। तो ये आपको मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं, ये देख ले कि ये इसके दो एंजाइम, ये जो हमारा है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के एक पॉलीपेप्टाइड चेन के दो कैटालिटिक सब यूनिट है, एक R1 है और एक R2 है। ये स्मॉलर R, इसको अल्फा भी कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। R1 के का कोएंजाइम है थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन है, कौन सा है? हाँ, इसका है, इसकी कैटलिक साइड है, हाँ इसका है रिडक्टेज एक्टिव साइड पर कौन सा लगा होता है? थायरो। ये देखिए, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का कौन सा एंजाइम है? थायरोरिडोक्सिन। तो ये देखिए दो ये देखें, ये जो है थायरोरिडोक्सिन, इसका कोएंजाइम है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का थायरोरिडोक्सिन एक कोएंजाइम है, जिसमें कि सिस्टीन ग्रुप होते हैं, जो कि एक अमाइनो 2 अमाइनो एसिड से सेपरेट होते हैं। जब इनकी रिएक्शन हो रहा होता है तो ये डोनेट करता है। ये देखें, यहाँ से आपको ज्यादा पता लग जाएगा, इसको आप देख रहे हैं। जब रिएक्शन होता है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जब डीऑक्सी फॉर्म में बनाता है, तो ये थायरोरिडोक्सिन ये रिड्यूस फॉर्म में होती है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, और एसएस ग्रुप वो इसके इस थायो ग्रुप के एसएस बॉन्ड बन जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। अब इसको दोबारा इसको रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए थायरोरिडोक्सिन रिडक्टेज की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको एंजाइम को रिड्यूस फॉर्म में लाना होता है। लाने के लिए थायरोरिडोक्सिन रिडक्टेज आ जाता है, और वो फिर उसी फॉर्म में फिर वो फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एंजाइम क्या है। ये देखिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड is composed of two non-identical dimeric subunit R1 or alpha and smaller R2 or beta. It is specific for reduction of purine nucleoside. सब किस्म के न्यूक्लियोसाइड को 2-deoxy फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है. The immediate donor of hydrogen atom needed for the reduction of 2-hydroxy group are 2 sulfhydryl group on the enzyme itself. यानी enzyme itself में थायरोडॉक्सिन उसका कोएंजाइम होता है, which during the reaction form disulfide bond. R2 contain R2 में क्या होता है? स्टेबल ट्राइसाइल रेडिकल, वो रिक्वायर करता है R1 की कैटालिसिस में रिक्वायर होता है. और ये देख लें,
फिर इसके बाद रीजनरेशन ऑफ रिड्यूस एंजाइम को कैसे हम रिड्यूस करते हैं, इन ऑर्डर टू राइबोन्यूक्लियोटाइड टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एट R1, the disulfide bond created during the production of 2' carbon must be reduced. उनको रिड्यूस किया जाए, मस्ट बी रिड्यूस, अगर ना करेंगे तो फिर डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे ये न्यूक्लियोसाइड nucleotide. The source of reducing equivalent for this purpose is thyroidoxin peptide. ये peptide coenzyme of ribonucleotide reductase का एक peptide coenzyme है. Thyroidoxin contain two sustained residues separated by two amino acid in peptide chain. The two sulfhydryl group of thyroidoxin donate their hydrogen atom to ribonucleotide reductase in the process forming a disulfide bond. जब reaction हो रहा है तो यही जो इसके thyroidoxin के सल्फाड्राइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को और डाइसल्फाइड बना देते हैं. अब इसको ये डाइसल्फाइड बना दिया, अब इसको रीजनरेट करना है तो थायरोइडॉक्सिन मस्ट बी कन्वर्टेड बैक टू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. The necessary reducing equivalent are provided by NADPH plus hydrogen ion, and reaction is catalyzed by thyroredoxin reductase as selenoprotein. ये thyroredoxin reductase जो है वो selenoprotein है, यानी इसमें सेलेनियम होता है. selenoprotein इसका कोफैक्टर होता है. तो ये आपको पता लग गया. ये रेगुलेशन कैसे होती है. राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस सप्लाई फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन. इसको बैलेंस सप्लाई की जरूरत होती है. टू अचीव दिस द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लेक्स. इन एडिशन टू कैटालिटिक साइट R1 कंटेन टू डिस्टिंक्ट एलोस्टेरिक साइट होती है इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी. टू डिस्टिंक्ट एलोस्टेरिक साइट होती हैं. द बाइंडिंग ऑफ डी जो डी ATP allosteric site के साथ बांध कर जाता है on R1 which inhibits the overall catalytic activity on enzyme and therefore prevent the reduction of any of the 4 nucleoside diphosphate. अगर ये DAP उसके साथ allosteric site पर जो कि activity site भी यहाँ लग जाता है तो वो inhibit कर देता है सब एक्टिविटी इस एंजाइम की और इस तरह से प्रिवेंट कर देता है रिडक्शन ऑफ एनी 4 न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट. दिस इफेक्टिवली प्रिवेंट डीएनए और इससे डीएनए की सिंथेसिस वो स्टॉप हो जाती है. एंड एक्सप्लेन द टॉक्सिसिटी ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ DATP. और ये एक्सप्लेन करता है कि जब इसकी ये उसके साथ लग जाता है इंक्रीज लेवल ऑफ DATP seen in conditions such as adenosine deaminase deficiency. adenosine deaminase deficiency में ये जो ATP की टॉक्सिसिटी हो जाती है, इंक्रीज लेवल हो जाती है. इन कंट्रास्ट जो ATP है वो बाउंड टू दीस साइट्स एक्टिवेट वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है. ये देखें ये जो एक्टिविटी साइड्स हैं ये एक्टिविटी साइड ये सप्रेस स्पेसिफिटी साइड है. यहाँ अगर ATP होगा तो एक्टिवेट करेगा और ये डीऑक्सी ATP इनहिबिट कर देगा. तो ये जो है ये सब्सट्रेट रेगुलेट द रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोटाइड. ये जो सारी सब्सट्रेट स्पेसिफिटी साइड है ये रेगुलेट करती हैं रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोटाइड को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ATP अगर यहाँ होगा तो एक्टिव साइट पर अगर ATP होगा तो ये रेगुलेट करती है इसको साइट पर. ये देखें ये इसकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट है और ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं और ये इस तरह. The binding of nucleoside triphosphate to additional site known as the substrate specifier on R1 regulates substrate specificity, causing increase in conversion of different species of ribonucleoside to ribonucleotide as they are required for DNA synthesis. तो जब अगर वो specific site पर लगी होंगी substrate specific site पर तो regulate करेगी ये. और फॉर एग्जांपल डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग ये बस यही आप देख लें कि ये जब ये यहाँ पर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट पे ये होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ATP तो ये इनकी ये रेगुलेट होती रहती हैं और डीऑक्सी फॉर्म बनती रहती है. The sites sources are conformation that allow reduction of GT2 at the catalytic site when ATP is active site पर होगा तो वो रिडक्शन उनकी होती रहती है इन सबस्ट्रेट की. तो ये इनहिबिटर आ गया. तो आज का ये हमारा लेक्चर ये पिरिमिडीन का सिंथेसिस और उसकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हमारी खत्म हो गई. मैम हाँ जी मैम आपका टाइम अप हो गया है. अच्छा हो गया आ जाओ कर दो.